दोस्तों कैसे हो। कोकनी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलो आज क्या देखने वाले, आज क्या सीखने वाले। आज कुछ अपने रेगुलर एजुकेशन के अलावा यानी 10th-12th के अलावा कुछ सब्जेक्ट के अलावा कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ते या देखते हैं। जैसे आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर के दिन क्या था सबको पता है। फादर ऑफ द नेशन, हु इज द फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनको हम प्यार से बोलते हैं बापू। तो बापू का जन्मदिन हम 2 अक्टूबर को पूरे देश में उत्साह में आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन थे बापू? यानी जिनको बोलते हैं बापू, हम जो महात्मा हुए, देश के महात्मा क्यों बने, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिससे हम उनको महात्मा बोल सकते। महात्मा बोल रहे हैं तो उनका कार्य के बारे में जानने वाले। तो क्या जानेंगे, क्या क्या कार्य किया है। उनका जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात। ओके, पोरबंदर गुजरात, इस गांव में उनका जन्म हुआ था 1969। सॉरी, हाँ, 1869। ओके, अभी 1900 को बहन है इसलिए ऐसा लग रहा था। 1869 तो 1869, 2 अक्टूबर 1869 ध्यान से। ओके, तो बच्चों, तो उन्होंने जब वो बड़े हुए तब तो हमारे भारत पे ब्रिटिश का राज्य था। ब्रिटिश थे हमारे भारत पे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो जब बापूजी बड़े हुए फिर वो एजुकेशन के लिए अफ्रीका गए। कौन से अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जैसे गए वो एजुकेशन देख रहे थे, एजुकेशन कर रहे थे। उसी टाइम वो देख रहे थे साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट ऐसा भेदभाव किया जा रहा था। यानी उधर भी ब्रिटिशों का राज था, कुछ वाइट लोग थे और अफ्रीका के जो है ब्लैक लोग थे। तो ये वाइट लोग यानी गोरी उनका हेट करते थे, ब्लैक लोगों का हेट करते थे। वो चीज महात्मा जी को अच्छे नहीं लगे, बापू जी को अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने एक जॉन्सबर्ग 1906 यानी 1906 में जॉन्सबर्ग जो अफ्रीका में बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे उन्होंने एक मोर्चा निकाला था, एक मूवमेंट निकाली थी। नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, शांत था। तो 1906 से उन्होंने अफ्रीका में किया था। तो जैसे वो एजुकेशन कंप्लीट करके भारत में 9 जनवरी 1915 में आई, तो महात्मा जी का ये जो रोल था अफ्रीका के लोगों को बहुत पसंद आया। उनके जो भक्त थे या फॉलोअर थे, नेल्सन मंडेला, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है साउथ अफ्रीका में। बहुत साल जेल में रहे हो, पर इनके हारे ने ब्रिटिशों से और ये भेदभाव से उन्होंने साउथ अफ्रीका को निकाला। लेकिन आज हम बापू जी के बारे में देख रहे हैं, इसलिए बापू जी के फॉलोअर थे ना, इसलिए वो कर पाए, क्योंकि बापू जी ने बोला था शांति से करना, जो भी चीज करनी शांति से। तो जैसे 9 जनवरी 1915 यानी 1915 में जैसे भारत में आए, तो उन्होंने देखा ब्रिटिश हमारे देश के ऊपर राज्य कर रहे, लोगों को परेशान कर रहे, लोगों को तकलीफ हो रही, उनको ये देखने गया, रहा नहीं गया। पहले उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। उनका सबसे हथियार कौन सा? सत्याग्रह था। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह यानी क्या? जो भी चीज है उसको अपोज करना। तो उन्होंने शुरुआत एक पश्चिम बंगाल में चंपारण ये जगह, वहां पे शेतकरी जो थे, किसान भाई लोग थे, उनके ऊपर ब्रिटिशों ने नील जो था, जिसको हम इंडिगो बोलते हैं, वो खेती में उगाने के लिए फोर्स कर रहे थे। वहां पे किसानों के ऊपर फोर्स कर रहे थे ब्रिटिश, क्योंकि उसकी जरूरत थी। यूरोप में बहुत पैसा, ज़्यादा पैसा दे रहे थे,
इंडिगो के लिए। इसलिए ब्रिटिश ने बोला यहाँ पे रॉ मटेरियल निकाल के वहाँ यहाँ पे प्रोडक्शन करके उसको आप यूरोप में बेचा जा सकता है, बहुत पैसा आएगा। तो किसान बेचारे बेचारे मजबूर में ऐसे कर रहे थे। तो इसीलिए जैसे महात्मा जी को या बापू जी को पता चला, वैसे ही बापू जी कहाँ गए, चंपारण पश्चिम बंगाल। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, पहला सत्याग्रह भारत में 1917 में शुरू किया। और उनको न्याय दिलाया, रुके नहीं, सत्याग्रह शुरू किया, न्याय दिलाया और ब्रिटिश को उनका जो डिसीजन था वो पीछे लेने के लिए मजबूर किया। उसके बाद उन्होंने जो गुजरात में मिल संगठन थी, मिल में जो प्रॉब्लम आ रही थी, मिल के कामगार जो थे उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, उनके लिए भी सत्याग्रह किया। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, उधर भी सत्याग्रह किया। यानी ऐसी शुरुआत हुई गांधी जी की, बापू जी की इस भारत में, अपने भारत में ब्रिटिशों के खिलाफ। तो तब हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस सभा थी उस पे जहाल यानी हमें देश आज़ादी चाहिए, हमें अभी चाहिए, लड़के लेने हमें, ये ब्रिटिश लोग हमें आसानी से शांति से आज़ादी नहीं देंगे, हमें लड़के लेना है, छीन के लेना है, हमारा राइट है, हमें हमारा अधिकार है। ऐसा जो विचार था उन लोगों का राज्य था, यानी उन लोगों का युग था। लाल बाल पाल, जिसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल विपिन चंद्र पाल, ये झारमतवादी लोग थे। उनको लग रहा था नहीं, इनसे अपना अधिकार है, स्वतंत्रता, तो हमें इनसे छीन के लेनी चाहिए, इनको हकार देना चाहिए। ऐसे लोग थे। पहले शांति का स्वभाव जिनका था वो बापू जी, उनको लग रहा था ऐसे नहीं होगा। जैसे 1 अगस्त 1920 में लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया, तो उसके बाद फिर जो राष्ट्रीय कांग्रेस में जो बचे थे, राष्ट्रीय कांग्रेस जो था सबसे बड़ा पार्टी थी, ऐसा भी बोल सकते, जो ब्रिटिशों के खिलाफ शुरू हुई थी। तो उस राष्ट्रीय कांग्रेस सभा थे, उसमें सबसे मेन रोल जो जिनके पास आया वो थे अपने बापू जी। तो अभी 1920 को शुरू हुआ है। तो 1990 में क्या हुआ, एक रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट यानी एक रोलेट नाम का अधिकारी था, उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने भारत में ऐसा किया, एक रोलेट नाम का एक्ट चालू किया 1990 में। उसमें क्या था, जो भी बोलेगा उसको सीधा अरेस्ट करने का, जो सुनेगा नहीं उसको अरेस्ट करने का। यानी सब देश में हाहाकार हो गया, कोई कुछ नहीं बोल सकता, बोलेगा अरेस्ट, जेल, फांसी। तो सब डरने लगे, क्या करेंगे, ये रोलेट एक्ट ने सबको डरा दिया। तो उन्होंने, गांधी जी ने उस रोलेट एक्ट का अपोज किया, यानी विरोध किया। और उसके बाद में है वो रोलेट एक्ट बंद करने के लिए 1920 में उन्होंने असहकार चळवळ चालू की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसमें क्या करना था, गांधी जी ने अपने अनुयायी को बोला था कुछ नहीं करना, जो भी वो बोलेंगे ना उनमें असहकार करने का, यानी कॉपरेट ही नहीं करने, अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाना, उनके ऑफिस में नहीं जाना, यानी दफ्तर में नहीं जाना, उनका कुछ माल नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, स्वदेशी, अपना शिक्षा लेना है स्वदेशी, कपड़ा लेना है स्वदेशी, हर एक चीज स्वदेशी करो, उनको कॉपरेट मत करो। उसको बोलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में शुरू हुई थी, बहुत जोरों से चल रही थी भारत में। ब्रिटिश डर गए, अभी क्या करेंगे, ये तो चलो जोर से मूवमेंट स्टार्ट है, जोर से शुरू हुई, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, सब लोग बापूजी का साथ दे रहे, अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने, उनका पहले से पता था, तोड़ो है, जोड़ो का नहीं, तोड़ो, खाली तोड़ना था। समाज में, रिलीजन में, धर्म में, जाति में ऐसा था। तो क्या हुआ, एक उत्तर प्रदेश चौरी चौरा ये ठिकान था, वहाँ पे शांति से लोग जा रहे थे, अपना मोर्चा असहकार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही, शांति से जा रहे थे।
तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा, बंदूक से उड़ाया, पीटा। इस सब के बावजूद गांधी जी ने बोला शांत रहो। इतना अन्याय होने के बाद भी गांधी जी बोले शांत रहो, हमारी जो मूवमेंट है वो शांति से। पर लेकिन लोगों को बुरा लगा, किसका? गांधी जी का, अपने बापू जी का नहीं, ब्रिटिशों का, कि हम शांति से जा रहे फिर भी हमारे ऊपर अन्याय कर रहे, पीट रहे, मार रहे, गोली मार रहे। तो लोग चीख गए, लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। उसमें 11 के आसपास पुलिस और एक अफसर मार दिया उन लोगों को, पुलिस स्टेशन को जला दिया। क्या करेंगे लोग, ये हम शांति से रह रहे फिर भी ब्रिटिश हमारे ऊपर अन्याय कर रहे। तो इसलिए उस हिसाब से उन्होंने उनका अपोज कर दिया। किसका? नहीं, अभी शांति से नहीं हो सकता, अभी उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। उसी हिसाब से गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा। गांधी जी बोल रहे थे हमारे मूवमेंट शांति से, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेशन नहीं करना लेकिन शांति रखना है, शांति हमारा हथियार है। तो उसी हिसाब से उनको बुरा लगा, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर दिया। और जैसे ही स्टॉप कर दिया माहौल शांत हो गया, पूरा भारत में माहौल शांत हो गया। तो शांत होने के बाद ब्रिटिश को तो लगा अभी शांत हो गए, फिर अभी क्या करेंगे, बापूजी को अटैक करेंगे, अरेस्ट करेंगे। बापूजी को अरेस्ट कर दिया। बाद में उसके खिलाफ बहुत सारी जगह चलवल शुरू हुई, बहुत जगह मोर्चा निकाला उसी के लिए। तो बापूजी को उन्होंने 1922 से 1924 तक जेल में रखा था। 1924 में उनकी तबीयत के कारण उनको छोड़ना पड़ा। तो आए फिर से उन्होंने अपना मोर्चा संभाला, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे ब्रिटिशों के खिलाफ, जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे। बापूजी बोल रहे थे, बल्कि शांति से, हमें शांति से जीतना है, शांति से जो स्वतंत्रता मिल सकती है वो लड़ाई करके नहीं मिल सकती, क्योंकि अपने लोग मारे जाएंगे। ये भी लग रहा था बापूजी को, क्योंकि सामने वाले बहुत स्ट्रांग, उनके पास हथियार है, उनके पास शस्त्र है, हमारे पास नहीं, हमारे पास लोग हैं लेकिन शस्त्र नहीं, तो हमारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो बोल रहे थे शांति से हमें ब्रिटिशों को हटा देना है भारत से। तो उसके बाद उन्होंने देखा हर मूवमेंट चल रही थी। साइमन कमीशन को गो बैक के नारे लगाए। लाला लजपत राय उनमें सबसे आगे थे, लेकिन वो जनरल डायर की वजह से उन्होंने जान गंवाई अपनी। जनरल डायर ने क्या किया, जो जनरल डायर ऑडवायर नाम के जो व्यक्ति थे, उनकी वजह से लाला लाजपत राय के जो आंदोलन थे उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया था। उसके कारण उनकी अस्पताल में लेके जाने के बाद उनके मृत्यु हुई। तो साइमन कमीशन को भी अपोज कर दिया था। अभी क्या हुआ, आगे जाके जो सबसे बड़ी चीज जो होती है घर में किचन में होती नमक। बिना नमक के हम सब्जी खा नहीं सकते। ब्रिटिशों ने उस नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो टैक्स तो नमक के ऊपर देंगे, तो जो रोज की जो नीडी चीज है उसके ऊपर टैक्स देंगे, तो किसान बेचारे कैसे जिएंगे फिर। तो उसी के खिलाफ उन्होंने 22 मार्च 1930 को दांडी मोर्चा निकाला था। दांडी यानी गुजरात में एक जगह दांडी, वहाँ पे सी है, वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे जाके उन्होंने 22 मार्च से निकले। बहुत सारे लोग थे उनके साथ, 78 के करीब लोग उनके साथ पैदल चल रहे थे। और 8 अप्रैल में 22 मार्च में निकले, 8 अप्रैल में वो पहुंच गए दांडी। वहाँ पे नमक उठा के, नमक का जो एक्ट था टैक्स लगाने का, वो तोड़ दिया। ये नमक हमारे देश का है, ये नमक के ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा अधिकार है, कोई टैक्स नहीं देगा। और ये नमक उठा के उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ बोल दिया, ये नमक हमारा है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। ब्रिटिशों को ये मानना पड़ा और उन्होंने टैक्स हटा दिया 1930 में। तो ये चलता रहा। फिर एक जो
अधिकारी थे, गवर्नर थे, वाइसरॉय थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गोलमेज परिषद आयोजित की जाएगी इंग्लैंड में, लंदन में। 1930, 1931, 1932 ऐसे 3 साल लगातार 3 गोलमेज परिषद हुई। तो 1930 में जो आयोजित की थी उसमें गांधी जी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस सभा जो सबसे बड़ी चळवळ खड़ी की थी भारत में, उनके कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ, यानी स्पेशली महात्मा गांधी जी। इसलिए वो गोलमेज परिषद खास कुछ कर नहीं पाई 1930 यानी 1930 की। फिर 1931 में फिर से आयोजित की। वो जो वाइसरॉय थे उन्होंने गांधी जी को बोला आप आ जाइए गोलमेज परिषद को, हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ उसके बारे में आगे सोचेंगे। तो गांधी जी गए। तो गांधी जी के जाने के बाद उधर कुछ ऐसे डिसीजन हुए कि जो जो अपने भारतीय में जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उस परिषद में थे, उनका कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए बहुत प्यार था, क्योंकि वो बहुत बेचारे बहुत तकलीफ में जी रहे थे। इसलिए वो बोल रहे थे कि उनको अधिकार मिलना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, इसलिए वो लड़ रहे थे। लेकिन उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, और ब्रिटिशों को आपको पता है ब्रिटिश तो फोड़ना है, यही सीखते हैं, उनको अलग करो, उनको अलग बताओ, उनको अलग बताओ, ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ पर्टिकुलर समाज के लिए 135 मतदार संघ अलग मांगे थे। तो गांधी जी का कहना था नहीं आप ले लो, पर लेकिन हम एक साथ रहो, क्योंकि हम एक साथ रहेंगे तो ही इन ब्रिटिशों का खिलाफ हम आंदोलन कर सकते, लड़ सकते। तो उसकी वजह से गांधी जी फिर से भारत लौट आए, और फिर गांधी जी जैसे लौट आए उनको फिर पुणे की एरवाड़ा जेल में रखा गया, फिर अरेस्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सविनय कायदे भंग शुरू किया था 1930 में। सविनय कायदे भंग यानी ये जो मूवमेंट होती है क्या थी, इसमें जो भी कायदा करेंगे ना ब्रिटिश सरकार वो तोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, जो करना है करो, जेल में डालना है डालो, मारना है मारो, पीटना है पीटो, बल्कि हम कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे जो ब्रिटिश का है, जो भारतीय के लिए घातक है, हानिकारक है, ऐसा रूल कोई भी फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा इसको बोलते सविनय कायदा भंग। तो उसके वजह से तो सब ऐसा सही चल रहा था। फिर ब्रिटिशों ने अरेस्ट कर लिया, तो उन्होंने बापूजी ने पुणे के एरवाड़ा जेल में उपोषण शुरू किया। नहीं, मैं मेरे भारत के टुकड़े नहीं सह, भारत के हिंदुओं के बीच अलग अलग जाति के हिसाब से नहीं बांटूंगा, इसलिए उपोषण शुरू किया। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मांगनी थी कुछ लोगों के भलाई के लिए, वो बेचारे बहुत ही तकलीफ में थे, इसलिए तो उस मांगनी के बारे में बहुत सारे देश के नेताओं ने जो उस टाइम भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, एक साथ रहिए, हम एक साथ रहेंगे तो ही हम इनसे लड़ेंगे, तो आप प्लीज़ गांधी जी से, बापू जी से बात कीजिए, उनको बता दीजिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी अच्छा लगा, चलो सही बोल रहे, तो हम एक ही इसमें अलग मतदार संघ, हमारे इन जातियों को अलग सा मतदार संघ देंगे, हिंदुओं में एक ही साथ में ऐसा दे सकते। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एरवाड़ा गए, बापूजी से मिले, और बापूजी और अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों में, इन बड़े दो नेताओं में बातचीत हो गई, दोनों को एक दूसरे की भावनाएं समझी, और इसी हिसाब से उन्होंने करार कर दिया ओके चलेगा, हमें यानी इस जाति को जो जातियाँ थी बहुत ही बेचारे हाल सहन कर रहे थे, उनको कुछ देना पड़ेगा, उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो बापूजी को भी अच्छा लगा कि वो भी
सबके लिए लड़ रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कोई समझ के नहीं लड़ रहे थे, वो हर एक भारतीय के लिए लड़ रहे थे। तो भारतीय के लिए लड़ रहे तो उनको भी देना पड़ेगा। तो बापूजी ने बोला ठीक है। तो उनके बीच में करार हो गया, उसको बोलते पुणे करार। पुणे करार किसके बीच में हुआ था? बापूजी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में। इसमें फिर 1931 हो गया, 1931 हो गया, उसके बाद 1932 में यानी 1932 में ऐसे तीसरी गोलमेज परिषद आयोजित की थी। पर लेकिन उस टाइम भी गांधी जी यानी अपने बापूजी नहीं गए, इसलिए वो बैठक भी जैसे होनी चाहिए तो वैसे नहीं हुई, इसलिए तीनों ही गोलमेज परिषद सक्सेस नहीं हुई। आगे जाके फिर 1937 में 1937 में एक इलेक्शन हुआ था। तो उसमें कुछ अपने भारतीय जो नेता थे, नेता ने जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया। इलेक्शन में भाग लेके हम संसद में जाके हम ब्रिटिशों की कुछ रूल्स के खिलाफ लड़ सकते, तो बहुत ज़्यादा सीटें भारतीयों ने जीती और सरकार में बहुत ज़्यादा बहुमत मेजॉरिटी भारतीय की थी। तो जैसे जैसे आगे चलता जा रहा था, बाद में सुभाष चंद्र बोस आए, कुछ लड़ाऊ लोग थे, तो उनको कहना था नहीं हम लड़के जीत लेंगे। और लेकिन सुभाष चंद्र बोस लड़ने वाले आदमी थे ब्रिटिश के खिलाफ। वो बोलते नहीं, ब्रिटिश को प्यार से नहीं सिखाएंगे, प्यार से नहीं लड़के यहाँ से निकाल देंगे, भगा देंगे। बापूजी बोले थे नहीं ऐसा नहीं, हमें शांति से करना पड़ेगा। इसलिए बापूजी और सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी अलग अलग होने की वजह से फिर दोनों अलग हो गए। सुभाष दोनों का कार्य ये सेम था। बापूजी को भी क्या करना था? ब्रिटिशों को हकार देना था, निकाल देना था। सुभाष चंद्र बोस को भी निकाल देना था, पर लेकिन राह अलग थी। पर लेकिन ठीक है, बापूजी बोले आप आपके हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, हम भारत में से इन ब्रिटिशों को निकाल देंगे। तो ऐसा चलता जा रहा था। और फिर बापूजी ने विनोबा भावे को बोला भूदान आंदोलन। भूदान यानी क्या? अपनी जमीन दूसरों को क्यों देंगे? एक मूवमेंट शुरू की। उसके पहले जो सत्याग्रही थे वो मूवमेंट के लिए बैठने वाले लोग पहले आदमी थे विनोबा भावे। उनके बाद एक अल्टरनेट करके ऐसे बहुत सारे लोगों ने उस मूवमेंट में उस मोर्चा को संभाला था। फिर 1942 यानी 1942 आया। बापूजी बोले नहीं अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए बापूजी ने एक नारा दिया था, चले जाओ। 1942 में चले जाओ, तुम यहाँ मत रुको। अब क्या बोले थे लोगों को बापूजी? कुछ भी करना है अभी करेंगे या मरेंगे, लेकिन अभी ब्रिटिशों को यहाँ नहीं रुकने देंगे, इनको भगा देंगे। अभी करो या मरो। ब्रिटिश को बोला चले जाओ, अपने लोगों को बोला करो या मरो, लेकिन अभी रुको मत, थको मत। फिर उसके बाद जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, पहले से ब्रिटिश वहाँ पे बहुत तकलीफ में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ, जो 1945 तक चला। तो उसमें ऑलरेडी ब्रिटिश बहुत थक गए थे और ऊपर से यहाँ पे भारत में भी बहुत बड़ी मूवमेंट चालू हुई थी, चले जाओ, जो गांधी जी ने बापूजी ने शुरू की थी। ऊपर से सुभाष चंद्र बोस वहाँ से लड़ रहे थे, वो ऑल साइड में ब्रिटिश को तकलीफ दे रहे थे। तो ब्रिटिश को ऐसा लगा अभी हम रुक नहीं सकते। और तब से सबसे बड़ी बात, ब्रिटिशों में सत्तांतर हुआ, यानी सत्ता जिनके हाथ में थी वो चले गए और मजदूर पक्ष था जो गरीबों के बारे में सोचते थे, तो उनकी सरकार आई। और उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया नहीं, अभी भारतीयों को उनका जीवन, उनका देश, उनकी सत्ता
करने दो, हम वहाँ से निकल आएंगे। ये 1940 के आसपास एक त्रिमंत्री योजना आई और उसके हिसाब से आगे जाके 1947 में अपना भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947। तो उसी हिसाब से सब नागरिकों ने, भारतीयों ने एक जल्लोष के साथ बहुत बहुत खुशी मनाई और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जो 150 साल जो पारतंत्र में था, दूसरे के अंडर था, अभी बहुत अच्छा लग रहा था, हम स्वतंत्र हुए। लेकिन फिर भी बापू जी शांत नहीं थे। पता है आपको क्यों? क्योंकि उसी वक्त पाकिस्तान भारत से सेपरेट होने वाला था। क्योंकि वो जो इंडिपेंडेंस होने का जो एक्ट था या कुछ कायदा था, उसमें क्लियरली ब्रिटिश ने बोला था पाकिस्तान अपना अपना अलग देश बना सकता है, चाहे वो अलग रहे या आप चाहे वो भारत में रहे, उनकी इच्छा। तो उसी एक वजह से पाकिस्तान जो थे, पाकिस्तान के नेता थे, उन्होंने दंगल चालू किया। बांग्लादेश जो बोलते हैं अभी क्या, वो उसको पहले पूर्व पाकिस्तान बोलते थे। तो पश्चिम बंगाल, कुछ बांग्लादेश के साइड में ज़्यादा मुसलमान थे, बांग्लादेश के सामने पश्चिम बंगाल के साथ या साइड में ज़्यादा हिंदू थे। तो पहला तो भाईचारा था, लेकिन अभी पाकिस्तान सेपरेट हो रहा है, तो इसलिए बहुत दंगल चालू हुई। भारत स्वतंत्र हो चुका था, सब लोग भारत स्वतंत्र होना यानी दिवाली मना रहे थे, हम स्वतंत्र हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन बापूजी फिर भी आनंद में सेलिब्रेट कर रहे थे, आनंद में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वो पश्चिम बंगाल में जाके वो जो दंगल हो रही थी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में, उनको शांत कर रहे थे लोगों को। मुस्लिम भाई को बोल रहे थे, हिंदू भाइयों को बोल रहे थे, शांत हो जाओ, दंगल मत करो, जिनको जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन लड़ो मत। हम अभी स्वतंत्र हुए, चाहे वो पाकिस्तान के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो, हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर ने 150 साल राज्य किया, तो उससे हम सेपरेट हुए। अभी मत झगड़ो, मत दंगल करो, शांति से रहो। इस स्थिति में बापूजी आनंद में सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ पे जाके। और फाइनली 30 जनवरी ऐसा दिन आया 1948, 30 जनवरी 1948, किसी प्रकार अभी क्या हुआ, किसी प्रकार उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद उनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 में। पर लेकिन ये जो बापू जी थे, शांत रहना, शांति से रहना, ये सीखा था उन्होंने। और लास्ट जब उनका देहांत हुआ, लास्ट जो वर्ड थे उनके मुंह से आए थे वो थे हे राम। इस तरह गांधी युग जो भारत में 1915 से चालू हुआ, एक्चुअली 1920 से चालू हुआ, पर लेकिन 15 में आए थे 1920 और 1920 से 1947 तक गांधी युग था। और इस तरह बापूजी ने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, सबने दिया था, उसमें कोई शंका ही नहीं, डाउट ही नहीं, बल्कि बापूजी ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था। एक छोटी सी एक घटना आपको बता देता हूँ। जब ये जो प्रिंस थे ब्रिटिश के, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित, एक फंक्शन आयोजित किया था। उन्होंने बोला था जो जो बड़े बड़े लोग हैं, मेहमान हैं, नेता है, उनको हमारे फंक्शन में बुलाएंगे। तो गांधी जी का पहराव पता था आपको, एक धोती था और एक रुमाल जैसा कुछ, तो ऐसा सीधा साधा पहराव था। तो सीधा साधा पहराव करके हो गए और वहाँ पे रूल था प्रिंस के फंक्शन में, जो किंग था उनके फंक्शन में, तो सबने सूट पहन के आना है। तो बापूजी ने मना कर दिया, मैं नहीं पहनूंगा। क्यों पहनूंगी, मैं क्यों पहनूं सूट, मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही रहूँगा। आपको पता है महात्मा गांधी जी ने, बापू ने
ऐसा पहराव क्यों किया था? क्योंकि एक बार वो ना उड़ीसा में एक सभा थी, वहाँ गए थे। उड़ीसा में सभा थी, वहाँ गए थे। वहाँ पे एक सभा में ना औरत आई थी, पुरुष भी आए थे, औरतें भी आई थी। वो औरतों ने कपड़ा पहनना नहीं था, यानी कपड़ा पहना नहीं था। तो गांधी बापू जी को बुरा लगा, क्या मजबूरी है, ऐसा क्यों किया? तो उनसे बातें की, तभी पता चला साहब ब्रिटिश ने इतना अन्याय कर दिया है, इतना टैक्स लेके लेके इतना गरीब कर दिया कि हमारे पास पैसा खरीदने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो व्यवसाय थे, छोटे छोटे लोग कारीगर सब बंद हो गए, वो डूब गई। और जो फॉरेन से कपड़े आ रहे, यूरोप से कपड़े आ रहे, हम ले नहीं सकते, तो कहाँ से खरीदेंगे? महात्मा गांधी जी को इतना बुरा लगा, बापू जी को इतना बुरा लगा उस बात सुन के। वो बोले मेरे देश के लोगों को अगर कपड़ा नहीं है तो मैं क्यों कपड़ा पहनूं पूरा? मैं भी आज से धोती और एक जैसा रुमाल जैसा, या वो क्या बोलते मराठी में ऊपर में बोलते, ऐसा कुछ पहनूंगा। खाली मेरे को चाहे वो कौन सा सीजन हो, मैं यही पहनूंगा। उसी दिन से उन्होंने शपथ ली थी, मरते दम तक उन्होंने शपथ निभाई है, कभी पूरा कपड़ा पहना नहीं, धोती और ऊपर रुमाल जैसा। और तभी वो किंग को बोला गया, तो किंग उनसे मिले और बोले क्यों ऐसा कर रहे हो? वो बोले जब तक मेरे भारतीयों को, मेरे देश के लोगों को पूरा कपड़ा नहीं मिलता, उनकी कपड़ा खरीदने की हैसियत नहीं बनती, तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। आप लेना है तो फंक्शन में बुलाओ, बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ, मैं पूरे कपड़े सूट नहीं पहनूंगा। मैं ऐसी परिस्थिति में आ जाऊंगा, आपको अगर एक्सेप्ट है, आपको लगता है तो आता हूँ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। किंग को अच्छा लगा, इतनी बड़ी विचार, लोगों के प्रति इतना प्यार, ऐसा नेता होना बहुत मुश्किल है। तो किंग्स भी मान गए, चलो ठीक है। उन्हीं हालत में, उन्हीं परिस्थितियों में, ऐसे कपड़े में, ऐसे पहराव में गांधी जी उस फंक्शन में इन्वॉल्व हुए थे। और जैसे ये बात सब अपने देशवासियों को पता चली, तब देशवासियों ने बहुत जोरों से उनका स्वागत कर दिया। हमारा जो महात्मा फादर, इसी को बोलते ना फादर ऑफ द नेशन, इसलिए तो बोलते हैं। और इस तरह वो कहानी थी जो बहुत अच्छी लगी थी, जब ऐसा हुआ था, जब ऐसा सुना था। तो ऐसे थे हमारे बापू जी, ऐसे थे हमारे 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे हुए मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका कार्यकाल शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1869 और जिनका देहांत हुआ 30 जनवरी 1948। ओके बच्चों, समझ में आया गांधी युग? ओके, थैंक यू।